हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे विश्व की अलग-अलग सभ्यताओं के बारे में और समझेंगे कि कौन सी सभ्यता की कौन सी खासियत रही है। तो ये आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप भारत देश के अलावा यानी भारत देश के अतिरिक्त विदेश में जो अलग-अलग स्थानों पर जो अलग-अलग सभ्यताएँ बसी हैं, उन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए एक-एक करके सभी सभ्यताओं को देखना स्टार्ट करते हैं कि वो कहाँ पर उनका उद्गम हुआ था, वो कितने ईस्वी में हुआ था, कितने ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी क्या-क्या विशेषताएँ रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में ये वर्तमान समय में जिसका नाम इराक है जिस देश का, वहाँ पर उसका यु उद्भव हुआ था। ये सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। यानी आज तक इतिहासकारों ने जितना अध्ययन किया है, पुरातत्वविदों ने जितना अध्ययन किया है, उसके आधार पर अभी तक इससे पुरानी कोई भी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। परंतु यह जो सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका उद्भव भारत में हुआ था, वो 2500 ईसा पूर्व पुरानी थी, ठीक? यानी वो कितनी थी? 2500 ईसा पूर्व और ये जो सभ्यता है, वो 10,000 ईसा पूर्व की है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी 7,500 वर्ष पुरानी। ठीक, सोचिए ये सभ्यता बहुत ज़्यादा पुरानी है। इससे पुरानी आज तक अभी तक कोई भी सभ्यता नहीं मिली है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो विश्व की पहली सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और इसका जो उद्भव है वो 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर स्थान की बात की जाए तो ये जो है वो इराक में, ठीक? देश की बात की जाए तो इराक। ठीक, ये जो सभ्यता है इराक में इसका उद्भव हुआ था और इराक में भी कहाँ? इराक में 2 नदियाँ हैं, उन नदियों के बीच में, उन नदियों का जो दोआब है, वहाँ पर ये सभ्यता का उद्भव हुआ था। कौन-सी नदी? एक है यूफ्रेटस और दूसरी है टिग्रिस। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में इस सभ्यता का जन्म हुआ था और ये जो सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व की पहली सभ्यता है, परंतु यह सभ्यता ग्रामीण थी। ग्रामीण होने का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े-बड़े घर बनाना नहीं जानते थे, ठीक? यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह नहीं जानते थे, ये नहीं समझते थे कि सड़कें व्यापक स्तर पर कैसे बनाई जाएँ, ठीक? वहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग नहीं थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली एक शहरी सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है। तो अगर पूछा जाए विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता होगी, परंतु विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता तो वो हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब तक प्राचीन के साथ नगर शब्द ना जुड़ा जाए, नगरीकरण ना जोड़ा जाए, तब तक आप सिंधु घाटी का नाम नहीं लेंगे, ठीक? तो ये हो गई मेसोपोटामिया के बारे में कि मेसोपोटामिया जो है 10,000 ईसा वर्ष पुरानी है। इसका जो उद्भव है वो ईरान में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में हुआ था। ये सभ्यता प्रसिद्ध क्यों है? ये सभ्यता प्रसिद्ध है अपने उपजाऊ भूमि के लिए। आप जैसा कि समझ सकते हैं 2 नदियाँ हैं, तो 2 नदियों के बीच एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, तो इसके बीच का ये जो भाग है, ठीक? तो इस भाग को कहते हैं दोआब। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये बसी हुई थी सभ्यता और ये जो भूमि थी बहुत अधिक उपजाऊ थी। एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है। तो ये जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, यहाँ का मुख्य आधार जो था, यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे क्योंकि ये सभ्यता ही प्रसिद्ध है अपनी उपजाऊ भूमि के लिए। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी। ये सभ्यता अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें 300 से अधिक स्थल मिले हुए हैं। तो उसको आप अलग-अलग कैटेगरी में बाँट सकते हैं। तो यहाँ ये जो स्थल आपको दिख रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ज़रूर थी, परंतु इसको 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी 4 अलग-अलग स्थलों में बाँट दिया गया और उनको नाम दिया गया। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 4 भागों में टूट गई। कौन-सी? सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और कैलेंड्रिया। तो 4 सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और कैलेंड्रिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में थी, सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और कैलेंड्रिया, ठीक? अब अ, इतना आपने समझ लिया, तो केवल इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, क्वेश्चंस इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन-सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेबीलोन सभ्यता किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया से। सीरिया की सभ्यता किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। सुमेरिया
इससे मेसोपोटामिया से, और कैलेंड्रिया मेसोपोटामिया से। तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं वो किससे, ये चारों की चारों सभ्यताएं मेसोपोटामिया से रिलेटेड हैं। अब बात की जाए तो इस सभ्यता का अंत कर दिया था सिकंदर ने। ठीक, सिकंदर आया, सिकंदर इन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने इस सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक, अब कुछ चीज़ें याद रखने लायक, बेबीलोन जो है, बेबीलोन प्रसिद्ध है, यहाँ का एक बगीचा है जिसको जाना जाता है झूलता हुआ बगीचा। ठीक, झूलता हुआ बागीचा। ठीक, तो झूलता हुआ बागीचा कहाँ है, बेबीलोन में स्थित है, और बेबीलोन की सभ्यता इसी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक क्या है, झूलता हुआ बागीचा। वो झूलने वाला बागीचा नहीं है, वो थोड़ा पहाड़ी, थोड़े ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसलिए वैसा लगता है। अब आगे आते हैं पीली नदी की सभ्यता पे। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कितने में मिली हमें, 10,000 ईसा पूर्व। अब उससे थोड़ा सा नीचे आइए कि उससे और पुरानी कौन है, तो उससे जो पुरानी सभ्यता है वो है 5,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता, जिसको हम जानते हैं पीली नदी की सभ्यता के नाम से। अब ये जो पीली नदी की सभ्यता है वो चीन की सभ्यता है, और चीन में ये जो सभ्यता है वो वांगोई नदी के तट पर स्थित थी। ठीक, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, सबसे पुरानी 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद कौन आता है 5,000 ईसा पूर्व में, यानी ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। कौन सी, पीली नदी की सभ्यता। और पीली नदी की सभ्यता किस देश में स्थित है, तो ये चीन देश में स्थित है। और ये सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी, तो ये सभ्यता बसी थी वांगोई नदी के तट पर। और जैसे आप समझ सकते हैं कि नदी पर बसा हुआ है, तो ये भी प्रसिद्ध है किसके लिए, ये प्रसिद्ध होगा अपने उपजाऊपन के लिए, कि यहाँ की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, जो अनाज वगैरह थे अच्छे उत्पादित होते थे, तो ये भी उसी लिए प्रसिद्ध थी। तो आपने दो सभ्यताओं को देख लिया, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा पीली नदी की सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आती है मिस्र की सभ्यता। ठीक, आप देखिए टाइम पीरियड देखिए ध्यान से, ये 10,000 ईसा पूर्व है, ये 5,000 ईसा पूर्व है, फिर ये 2100 ईसा पूर्व है। 2100 ईसा पूर्व से पहले क्या आया होगा, 2500। यानी कि मिस्र की जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ से आता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है, ईसा पूर्व का। और इसी के बीच में 2100 भी आएगा, 2100 ईसा पूर्व। तो प्रश्न ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता रही है, कि यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी समय किसी और भी सभ्य, एक और सभ्यता थी जो अपना विकास कर रही थी, उस सभ्यता का नाम बताइए। तो वो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, सॉरी एक जीरो कम रहेगा, 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है, और जो मिस्र की सभ्यता है वो स्टार्ट हुई थी 2100 ईसा पूर्व से। इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो उद्भव है वो मिस्र में हुआ था, जैसा कि नाम में ही दिया गया है। फिर उसके बाद इस सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी की देन का मतलब, यदि नील नदी वहाँ पर प्रवाहित नहीं होती तो वहाँ पर ये सभ्यता का विकास होना असंभव था। यानी ये जो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, वो नील नदी के तट पर स्थित थी, और इसलिए कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है। और ये जो सभ्यता है वो रेगिस्तान में बसी हुई थी। ठीक, यानी उसके चारों ओर रेत ही रेत है। फिर उसके बाद अब इस सभ्यता का विकास सबसे अधिक कब हुआ, तो इस सभ्यता का जो विकास है सबसे अधिक तब हुआ जब उनका एक राजा था फिरौन। तो फिरौन के शासन काल में मिस्र की सभ्यता का सबसे अधिक विकास हुआ। और बात की जाए कि ये लोग किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये लोग जो है उस समय सूर्य कैलेंडर, यानी ये लोग जो मिस्र के लोग थे वो सूर्य को अपना देवता मानते थे, सूर्य की पूजा करते थे। यानी वो लोग सूर्य को अपना ईश्वर मानते थे, आराध्य मानते थे। तो ये लोग जो कैलेंडर इन्होंने बनाया, जो समय बनाया, वो भी सूरज के अकॉर्डिंग बनाया था, तो इसलिए सूर्य कैलेंडर इन्होंने बनाया। मम्मी वगैरह का आविष्कार इन्होंने किया। मम्मी वगैरह का आविष्कार का मतलब, पहले के जो लोग थे वो जानते थे अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी जानते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को भूमि के नीचे दफनाना है या तो जलाना है।
तो व्यक्ति अलग अलग तरीके से, कहीं कहीं पर व्यक्ति को दफना दिया गया है ऐसे ही, कहीं पर व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, कहीं पर व्यक्ति को कलश में डालकर तब दफनाया गया है। परंतु यहाँ पर उस व्यक्ति का जो शरीर है वो अधिक समय तक चल पाए, इसलिए उसके ऊपर कुछ खास प्रकार के रसायन लगाए जाते थे। फिर उस पूरे व्यक्ति को पट्टियों से लपेट दिया जाता था, उसके बाद ताबूत में लेटा करके और सामग्रियों के साथ उसे दफना दिया जाता था। तो मम्मी बनाने की जो परंपरा है वो स्टार्ट हुई है मिस्र से। तो इसलिए ये लोग अब मम्मी मम्मी जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी के संरक्षण के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का केमिकल चाहिए, जिससे कि जो बॉडी है 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक ज़्यादा डैमेज नहीं होती थी, ठीक। तो ऐसे केमिकल बनाया करते थे ये लोग। तो केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो उद्भव है, कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, जो देन है केमिस्ट्री में, सबसे अधिक योगदान किसका है? मिस्रवासियों का। क्योंकि सबसे पहले फूल से इत्र बनाना और शराब वगैरह बनाना, इन सभी की खोज किसने की थी? मिस्र वालों ने की थी। तो इनका जो रसायन शास्त्र है वो सबसे अच्छा है। और बात की जाए ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो यहाँ पर उन्होंने एक पिरामिड बनाया है, और इस पिरामिड को आप जानते भी होंगे, जिसको जाना जाता है गीज़ा का पिरामिड। ये विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। तो गीज़ा का पिरामिड विश्व में एक आश्चर्यजनक स्थान रखता है, एक आश्चर्यजनक पोजीशन रखता है। तो ये बनवाया था किसने? फ़िरौन ने बनवाया था, फ़िरौन के टाइम में बना था। तो ये हो गई मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो आपने पढ़ लिया मिस्र के बारे में भी। तो मेसोपोटामिया हो गया, पीली नदी हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है रोम की सभ्यता। रोम की जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? इटली में है, ठीक। इटली में है ये सभ्यता। अब इस सभ्यता का जब विकास हुआ तो ये देखिए कितने ईसा पूर्व में, तो ये हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। उसके बाद आती है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता है 600 ईसा पूर्व, यानी आधुनिक सभ्यता कह सकते हैं, उतनी पुरानी नहीं है। तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था किसका उद्भव? रोम की सभ्यता का। रोम की सभ्यता कहाँ पर है? इटली में स्थित है। तो जब इस सभ्यता का विकास हुआ तो इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया था। यानी वो जो क्षेत्र था भूमध्य सागर का, उस पूरे के पूरे एरिया को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और उसके बाद कहा गया कि प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता है। कि प्राचीन सभ्यताओं की बात की जाए तो जितनी भी हमने सभ्यताएं देखी हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, चाहे वो मिस्र की हो, पीली नदी की हो, सिंधु घाटी की हो, इन सभी सभ्यताओं से तुलना किया जाए तो सबसे विकसित सभ्यता ये थी। सबसे विकसित का मतलब डेवलपमेंट का जो कार्य देखने को आपको मिलेगा। आप रोम में जाएंगे, इटली का शहर है रोम, तो वहाँ पर जाएंगे तो इन्होंने एक इमारत बना रखी है, और वो जो इमारत है सभी ऐतिहासिक इमारतों में से सबसे विशेष संरचना है उसकी। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में सबसे अधिक विकसित कौन थी? तो सबसे विकसित सभ्यता थी रोम की सभ्यता, जो कि थी 600 ईसा पूर्व पुरानी। अब बात की जाए कि यहाँ के राजा, तो यहाँ के दो प्रतापी राजा रहे हैं। एक का नाम है जूलियस सीजर और एक का नाम है ऑगस्टस, ठीक। तो दो हैं, एक जूलियस सीजर और दूसरा है ऑगस्टस। इन दोनों लोगों ने मिल करके इस सभ्यता का बहुत विकास कराया। यानी इस सभ्यता के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। और एक लेखक है जिनको आप जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर। उन्होंने एक नाटक लिखा है किसके ऊपर? जूलियस सीजर के ऊपर। अब एक और आश्चर्य वाली बात, ठीक, मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं, एक और हिस्टोरिकल फैक्ट, कि आप ये जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो गैगोरियन कैलेंडर है। इसको बनाने वाले थे पोप गैगोरी। पोप गैगोरी, ठीक। इस कैलेंडर जो हम प्रयोग करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे महीने दिए गए हैं, तो उस कैलेंडर को बनाने वाले हैं पॉप गैगोरी। और पॉप गैगोरी जो थे इसी समय के थे, इसी समकालीन थे। इसीलिए ये जो दोनों राजा हैं, जूलियस सीजर और ऑगस्टस, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किसकी सभ्यता में? रोम की सभ्यता में। तो इसलिए इन दोनों राजाओं को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने जो कैलेंडर रखे, उस कैलेंडर में दो नाम आएंगे, एक जुलाई और एक अगस्त, ठीक। तो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई है और ऑगस्टस के नाम पर अगस्त है। इसीलिए ये दो क्रमागत ऐसे महीने हैं जो लगातार कितने के हैं? 31 के हैं।
तो अपने राजा की प्रशंसा के लिए कह सकते हैं, जैसे भारत में जो कवि होते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए बहुत सारी कहानियाँ कविताएं लिखते थे उनके ऊपर। तो इसी तरह अपने राजाओं के सम्मान में इसने जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर में जुलाई और अगस्त का जो महीना था दोनों को 31 का रखा। तो जो जुलाई है वो है जूलियस सीजर के नाम पर, और जो अगस्त है वो ऑगस्टस के नाम पर है। ठीक, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब उसके बाद अगला आता है फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व पुरानी है। ये सभ्यता जो थी अरब प्रायद्वीप पर विकसित हुई, और जब ये सभ्यता का विकास हुआ तो इसने भी पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब है ये पूरे अरब प्रायद्वीप पर फैल गई, और यहाँ के जो लोग थे वो पारसी धर्म को मानने वाले थे। ठीक, और इस सभ्यता का भी अंत किया था किसने? सिकंदर ने कर दिया था। तो आई होप आपने इतनी सारी सभ्यताओं के बारे में अच्छे से समझ लिया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, एक और विशेष सभ्यता है जिसका नाम है स्पार्टा की सभ्यता। ठीक, अगला आता है स्पार्टा की सभ्यता। ठीक, अब देखिए स्पार्टा की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है। स्पार्टा की सभ्यता प्रसिद्ध है वहाँ के सैनिकों के लिए। तो स्पार्टा के जो सैनिक थे वो बहुत बहादुर, बहुत निडर होते हैं। ठीक, क्योंकि एक हिस्टोरिकल घटना है, उस हिस्टोरिकल घटना में स्पार्टा के 300 सैनिकों ने, कितने सैनिकों ने? 300 सैनिकों ने, ठीक, कि इसके लियोनाइडस, नाइडस, ठीक, लियोनाइडस के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को परास्त कर दिया था। ठीक, और ये 10,000 सैनिक किसके थे? जर्कसीज। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, लियोनाइडस और जर्कसीज के बीच में। तो लियोनाइडस के कितने सैनिक? 300 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को मार दिया। और ये लियोनाइडस कहाँ का था? स्पार्टा का था। ठीक, स्पार्टा का शासक था। तो स्पार्टा के 300 सैनिकों ने जर्कसीज के 10,000 सैनिकों को अकेले मार दिया। तो यहाँ के जो सैनिक है वो अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए स्पार्टा की सभ्यता को याद रखा जाता है। केवल किस कारण से? क्योंकि वहाँ के जो सिपाही थे बहुत बहादुर थे। सोचिए 300 लोगों ने 10,000 लोगों को कैसे मारा होगा। बहुत आश्चर्य वाली बात है कि एक व्यक्ति को यदि देखा जाए मिनिमम, तो एक व्यक्ति लगभग 2020 3 से तो 33, यानी एक जो सिपाही होगा उसने कम से कम 33 लोगों को, 33-35 लोगों को मारा होगा। एक अकेला व्यक्ति 33-35 लोगों को मार चुका होगा। तो स्पार्टा की सभ्यता होगी। स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। लियोनाइडस के नेतृत्व में उसके 300 सैनिकों ने वहाँ के 10,000 सिपाहियों को हरा दिया था। जो 10,000 सिपाही थे वो जरकसीज के थे। तो आई होप आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।